तो कैसे आप सभी कल का जो हमारा लेक्चर था यानी पिछला लेक्चर लेक्चर 6 उसमें पार्लियामेंट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात हुई थी एंड देर आर सम पॉइंट्स विच हैज़ बीन लेफ्ट। जैसे कि हम लोग ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल को लेकर चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर में मुझे तेज़ी से इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपकी जो है आपके पास समय कम है और मुझे ऐसा लगता है कि कम वीडियो में आपकी ज़्यादा रिवीजन हो जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें बातें यहाँ पे ये हैं कि अगर हिंदी में देख रहा हूँ तो क्या मेरे लिए है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब अगर 10 है तो 10 में से 2 या 3 कंसेप्चुअल आएगा, बाकी सारा फैक्चुअल आता है ना। तो हम लोग जब एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था उसमें फैक्चुअल आया था। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था हमेशा से जो मेरे माइंड में चल रहा था, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ उसको सिर्फ सुनना है आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 यानी 2018 का जो साल था, दैट ईयर वाज अ वेरी गुड फॉर अस बिकॉज वी हैव रिसीव्ड 120 सिलेक्शंस, है ना, हमारे कोचिंग की तरफ से। ये हमारा लेक्चर 7 है। ही इज़ आवर मेंटर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF, डॉक्टर प्रशांत जगताप। एंड he is a passionate teacher, professional soldier, qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MS Psychology by qualification and pursuing MS Security and Defense Law from Nalsar University of Law, and author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Graw-Hill publication. And he joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPFSC 2012 with All India Rank 80. Now he has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra and as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Now, I have a 5 year of teaching experience, 5+ year of teaching experience in both online and offline institution. Pursued MA HR from FMSTU New Delhi and preparing for UPSC CSE with PSIR. Last year appeared in UPSC CSE interview. Now, लेट्स मूव ऑन आवर चैप्टर। सो आवर चैप्टर मैं जो बचा हुआ उस पर चर्चा करूंगा, जैसे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। हिंदी में इसको साधारण विधेयक और धन विधेयक बोलते हैं। देखिए जितने फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं यानी वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंध बिल ऑर्डिनरी बिल कहलाते हैं, है ना। विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। वहीं जो हमारा धन बिल यानी जिसमें बोल सकते हैं धन विधेयक यानी मनी बिल, ये विधेयक ये बिल वित्तीय विषयों यानी फाइनेंशियल सब्जेक्ट से या बोल सकते हैं करारोपण लोक व्यय इत्यादि से संबंधित होते हैं, है ना। पब्लिक एक्सपेंस इसको बोल सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगला होता है वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल यानी फाइनेंस बिल। तो ये बिल जो है ये वित्तीय विषय से ही संबंधित होता है परंतु मनी बिल से भिन्न होता है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन बिल। ये विधेयक संविधान उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। तो संविधान में सभी चारों प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया विहित की गई है। यहाँ साधारण वित्त एवं धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है ना, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि चैप्टर 10 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था संविधान संशोधन के बारे में। साधारण विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं क्योंकि देखिए एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए प्रत्येक साधारण विधेयक संविधि पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में निम्न 5 चरणों से गुजरता है। पहला प्रथम पाठन, यानी साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री सदस्य किसी के द्वारा भी जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदन सदस्य में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन की अग्रिम सूचना देनी पड़ती है और जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं उसका उद्देश्य बताता है। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है ना। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका जो राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। अब वहाँ पर आता है द्वितीय पाठन यानी सेकेंड रीडिंग, है ना। इस चरण में इस स्टेप में बिल की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है, यानी एकदम जिसे बोल सकते हैं एनालाइज किया जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस जिसे बोल सकते हैं एनालिटिक्स किया जाता है। और इस स्टेप में बिल को लास्ट एक फ्रेम प्रदान किया जाता है
और विधेयक की प्रस्तुतिकरण यानी हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं, जिनका नाम साधारण बहस और बहस की व्यवस्था और समिति द्वारा जांच एवं विचारणीय व्यवस्था। साधारण इसमें भी आता है कि भाई मान लीजिए कि साधारण बहस की व्यवस्था जो है, अवस्था जो है, विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों के बीच वितरित कर जो है दी जाती है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगला हमारा समिति अवस्था। सामान्यतः देखिए, बिल को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है और यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती है। तो समीक्षा परिचर्चा के उपरांत समिति विधेयक को वापस देने को सौंप देती है। वहीं हमारा जो अगला है विचार विमर्श की आवश्यकता यानी अवस्था हम जिसे बोल सकते हैं। तो प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। अगर मैं कहूं दूसरे शब्दों में, तो विधेयक की प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा एवं मतदान होता है और इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाता है, यानी बिल का हिस्सा बन जाता है। वहीं जो तीसरा रीडिंग यानी थर्ड रीडिंग होता है, इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। ठीक है, तथा विधेयक में कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि सदन, ध्यान देना है कि यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके तुरंत उपरांत उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दोनों सदनों द्वारा, ये चीज़ ध्यान देना है कि दोनों सदनों द्वारा पारित होने के उपरांत यानी उसके बाद इसे संसद द्वारा पारित समझा जाता है। अब चौथा जो है दूसरे सदन में विधेयक, मतलब तो अब लोकसभा में तो हो गया, अब तो राज्यसभा में जाएगा ना। तो एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला तो विकल्प ये है कि यह विधेयक उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन में को भेज सकता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि बिना अमेंडमेंट के, संशोधन के, यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। वहीं यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है और यह लास्ट में बोल सकते हैं कि विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर सकता है। तो यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर आपको ध्यान देना है कि यदि द्वितीय सदन यानी जो हम लोग राज्यसभा की बात कर रहे हैं उसके द्वारा किए गए संशोधनों का प्रथम सदन अस्वीकार कर देता है यानी लोकसभा, तो जो राज्यसभा जो है यानी द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूपेण अस्वीकृत कर देता है और द्वितीय सदन 6 मास तक कोई कार्रवाई नहीं करता और तो करता तो नहीं करता, तो जो है गतिरोध की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं इस प्रकार की इस तरह की गतिरोध को समाप्त करने हेतु राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग जो है बुलाता है ना। यदि उपस्थितियों में मत देने वाले सदस्यों का बहुमत संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जा सकता है। वहीं अगली जो हमारी है वो है धन विधेयक। देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक बन जाता है, मनी बिल बन जाता है, जब उसमें निम्न जो है कुछ चीजें उपबंध होती हैं। पहला, किसी कर यानी टैक्स का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियम, विनियमन जिसको बोल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियम यानी विनियमन जिसको बोल सकते हैं। वहीं तीसरी ओर भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि को अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। अगली जो है भारत के संचित निधि से धन का विनियोग बोल सकते हैं। भारत की संचित निधि पर जिसमें भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार किसी व्यय की राशि में वृद्धि। वहीं अगली ओर भारत के संचित निधि या लोक लेखों में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा, उनसे व्यय या इनका केंद्र और राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुसांगिक कोई विषय। तो कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। भाई वो कौन कौन से है? तो पहला तो एक जुर्मानों या अन्य धनीय यानी मनी जो पावर्स है उसका अधिरोपण करता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि अनुज्ञानियों के लिए फीसों या फिर की गई सेवा को फीसों की मांग करता है। किसी स्थानीय प्राधिकारी या फिर प्राधिकारी यानी अधिकारी, ऑफिसर या निकाय यानी बॉडी द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी टैक्स के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध कराता है। तो मैंने तो ये बता दिया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। पहले मैं साधारण विधेयक के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे।
देखिए इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पुनः पूरा या फिर जिसे हम बोल सकते कहीं कहीं भी पूरा स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल में, जिसको हम बोल सकते हैं सदन में ला सकता है। यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पूरा स्थापित किया होता है, उसकी आगे की जरूरत नहीं होती है। इसे राज्यसभा द्वारा अमेंडेड या फिर स्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है और इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष को प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। सहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है ना। अब ध्यान देना है कि इसके लोकसभा में स्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पूरा स्थापित किया हो। इसे स्वीकृत पारित राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब धन विधेयक के बारे में जानिए, यानी मनी बिल के बारे में। देखिए इसे सिर्फ लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, इसे सिर्फ राष्ट्रपति के संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है और इसे राज्यसभा कोई संशोधन या स्वीकृति नहीं दे सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता और इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है और इसके लोकसभा में स्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे स्वीकृत या पारित तो किया जा सकता लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता, यह ध्यान दीजिएगा, है ना। वही हमारा अगला जो है वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। ठीक है, साधारणतः यह होता क्या है कि वित्त विधेयक उस बिल को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार की हम बात कर सकते हैं कि कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट आर्टिकल 171, फाइनेंशियल बिल 2 यानी आर्टिकल 173। तो इस क्लासिफिकेशन के अनुसार सभी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल की श्रेणी में आते हैं और सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं, यानी फाइनेंशियल बिल ही मनी बिल होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। तो मनी बिल को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में प्रमाणित किया जाता है। फाइनेंशियल बिल 1 और 2 की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। वित्त विधेयक 1 की अगर मैं बात करूं तो एक वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल यह विधेयक है जिसमें आर्टिकल 110 में उल्लिखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य आय मामलों में यानी जो हम बोल सकते हैं इनकम अफेयर्स में, इनकम वाले मैटर्स में, जैसे एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबंध हो, या फिर बोल सकते हैं कि वित्त विधेयक 1 2 रूपों में धन विधेयक के समान है। पहला कि भाई दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, दूसरा दोनों राष्ट्रपति के सहमति के बाद पेश किए जाते हैं। वो फाइनेंशियल बिल 2 की अगर मैं बात करूं तो एक फाइनेंशियल बिल में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें कोई मामला नहीं होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में होता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वह प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता है और यह है कि सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दे। तो फाइनेंशियल बिल 2 को संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों ही सदन इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। तो अगला हो गया हमारा अगला जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए किसी विधेयक यानी मतलब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आप ये बोल सकते हो, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग एक असाधारण व्यवस्था की गई है। ये कुछ 3 हम बोल सकते हैं निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है, जैसे पहला हो गया कि यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। दूसरा, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से सहमत हो। तीसरा, दूसरे सदन बिना विधेयक को पास किए, है ना, 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए तो तब इस स्थिति में होती है। हालांकि तीनों परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है पार्लियामेंट का। संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहित की जा सकती है, यानी ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के मामले में। और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में इस प्रकार के संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये तो हम लोगों ने बात की
अब हम लोग जानेंगे कि संविधान में यह भी मेंशन है कि संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा संशोधन नहीं किया जा सकता। पहला कि वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय ले पाए हों, वहीं दूसरी ओर वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने से विलंब कारणों से अनिवार्य हो गए हो, जिसे हम बोल सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1950 में दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सीटिंग हुई थी उसको 3 बार बुलाया गया था। एक जब डॉरिस जो प्रोहिबिशन जो बिल पास हुई थी 1960 में, और जो इसको बोल सकते हैं बैंकिंग सर्विस कमीशन वाला जो हुआ था ना, जो 1977 में, वो बिल को लेकर टेररिज्म प्रिवेंशन बिल जो है ना 2002 में आया था, उसको ये 3 बार ज्वाइंट सीटिंग बुलाया गया था। संसद में बजट की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो आपको समझना है कि यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और खर्च वितरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। बजट में निम्नलिखित शामिल है, जैसे राजस्व एवं पूंजी का अनुमानित प्राप्तियाँ, राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं साधन, है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये भी बोल सकते हैं कि खर्च का अनुमान, वास्तविक प्राप्ति और खर्च का विवरण, आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना, नई परियोजना। तो भारत सरकार के 2 बजट होते हैं, पहला रेलवे बजट और आम बजट। तो पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता है, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों रेलवे के आय व्यय को छोड़कर के आय व्यय का विवरण होता है। तो रेलवे बजट को आम बजट के जो है 1921 में उससे अलग किया गया था। बहुत सारी कारण थे इसके पीछे। पहला तो रेलवे वित्त में लचीलापन लाना था, रेलवे को नीति निर्धारण के अवसर उपलब्ध कराना था। तीसरी, रेलवे राजस्व से सुनिश्चित वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराकर जो सामान्य राजस्व को सततता सुनिश्चित करना। वही चौथी ओर हम बोल सकते हैं कि रेलवे को अपने विकास के लिए कार्यरत करना, यानी साधारण राजस्व को नियत वार्षिक भाग अदा करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको समझना है कि संवैधानिक उपबंध क्या होता है। देखिए, संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित जो है व्यवस्थाएं मेंशन है। जैसे पहला कि भाई राष्ट्रपति इसे हर वित्त वर्ष में संसद कानून सदनों में पेश करवाएगा। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग जो है नहीं की जाएगी, मतलब मनी का मनी यानी फंड का मांग नहीं किया जाएगा। समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत के संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। और बिना राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के आज्ञा के कर यानी टैक्स डिटर्मिनेशन वाला कोई बिल संसद में नहीं लाया जाएगा। इस तरह के किसी बिल को राज्यसभा में जो है वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रह नहीं किया जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है। संविधान में संसद के दोनों सदनों के बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों से अलग, मतलब हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन किया गया, मेंशन किया गया है। पहला कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ये लोकसभा की प्राप्त विशेष सुविधा है, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये हो गया। वहीं पे एक चीज़ और है कि बजट राजस्व खाते से या फिर अन्य व्यय को अलग अलग दिखाएगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि जिसे बोलते हैं, उस पर चार्ज किया गया खर्च संसद में मत देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और हालांकि इस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। भारित व्यय क्या? देखिए, बजट 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। भारत के संचित निधि वाली यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, और एक होता है कौन सा, जो हम बोल सकते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो अब जैसे बोल सकते हैं कि यानी पब्लिक फंड ऑफ इंडिया भी आप बोल सकते हैं। तो भारतीय व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार का मतदान कराया जाता है। भारतीय व्ययों की सूची हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले, आपको ध्यान से सुनना है। पहला कि राष्ट्रपति जो है उसकी परिलब्धियां एवं भत्ते यानी हम बोल सकते हैं सैलरी एंड पेंशन, उसके ऑफिस के जितने खर्चे हैं उसके अंदर आती है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते वहीं से ली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते एवं पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, जो संघ लोक सेवा आयोग के जितने लोग हैं उनके, उच्चतम न्यायालय वालों के लिए संघ लोक सेवा आयोग जो, और CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हिंदी में महालेखा परीक्षक बोला जाता है, ये सारे लोगों को लेकर
वो सारा उसी से लिया जाता है। न्यायालय के किसी न्यायालय या फिर मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगल तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ वहीं से ली जाती है। संसद द्वारा विहित कोई भी अन्य व्यय वहीं से लिया जाता है। तो पारित होने की जो प्रक्रिया वो क्या है? पहला तो एक बजट का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, आम बहस होना चाहिए, विभागीय समिति द्वारा जांच होना चाहिए, विनियोग विधेयक का पारित होना चाहिए, वित्त विधेयक का पारित होना चाहिए, सारी मुद्दे होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, कि भाई अन्य अनुदान क्या है, यानी अदर ग्रांट्स, ये ध्यान देना है ना। देखिए, बजट जिसमें एक वित्तीय वर्ष हेतु आय और व्यय का सामान्य अनुमान होता है, उसके अतिरिक्त संसद द्वारा साधारण या विशेष परिस्थितियों में अनेक अन्य अनुदानें भी की जाती है, यानी ग्रांट्स भी दी जाती हैं। पहला अनुपूरक अनुदान है। इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। अगला है एक्स्ट्रा ग्रांट्स, जिसे बोल सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह तब प्रदान की जाती है जब उस वर्ष हेतु बजट में किसी नई सेवा के संबंध में व्यय परिकल्पित न किया गया हो और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो। अगला है अधिक अनुदान। इस प्रकार की मांग तब रखी जाती है जब उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए निर्धारित रकम से ज़्यादा रकम व्यय हो जाती है और वित्त वर्ष के उपरांत इस पर लोकसभा में मतदान होता है। तो इस प्रकार की मांग को लोकसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले संसद की लोक लेखा समिति से मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। प्रत्यय अनुदान, जिसे हम बोल सकते हैं, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक तुरंत सहायता आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के अनुदान मांग रखी जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। अपवादनुदान, जिसे बोल सकते हैं, इस विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है और यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती है। अगला हम जिसे बोल सकते हैं सांकेतिक अनुदान। ये क्या है भाई? देखिए, ये अनुदान तब रखी जाती, ग्रांट्स तब रखी जाती है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है और इसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और तथा उस पर मतदान होता है और धन की व्यवस्था की जाती है। ये किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होता है। अनुपूरक अतिरिक्त जिसे बोल सकते हैं असाधारण अनुदान एवं वोट ऑफ क्रेडिट के लिए उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि साधारण बजट के लिए अपनाई जाती है। अब ये फंड्स क्या है? देखिए, फंड्स को लेकर हम बात मैं करूं तो भारत का संविधान केंद्र सरकार के निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। पहला तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के संचित निधि आर्टिकल 266, भारत की लोक लेखा आर्टिकल 266, भारत की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो भारत की संचित निधि क्या? देखिए, एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती है और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष, विधेयकों, ऋणों, अर्थोपया अग्रिमों की जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, यानी जिसे बोल सकते हैं बोरो, और बोरोइंग की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत के संचित निधि के भाग होती है। वहीं भारत का लोक लेखा जो है सभी यानी पब्लिक फंड ऑफ इंडिया जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत के संचित निधि से ऋण के अलावा भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा में ऋण से लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल हैं। इस लेखों को कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना है। अगला है भारत की आकस्मिकता निधि। संविधान संसद को भारत के आकस्मिक निधि की गठन की अनुमति देता है, सही बात भी है, और इसमें समय समय पर विधि द्वारा जो है बोल सकते हैं कि निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। तो संसद द्वारा भारत के आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से प्राप्त हुआ, ध्यान देना है। निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला है हमारा संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, यानी मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या है भाई? तो भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है जिसकी मल्टीफंक्शनल रोल होती है, यानी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है। इसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस शक्तियों कार्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो विधायी शक्तियाँ एवं कार्य, दूसरा कार्यकारी शक्ति एवं कार्य, वित्तीय शक्ति एवं कार्य, चौथा संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य, पांचवा न्यायिक शक्ति एवं कार्य, छठा हम बोल सकते हैं निर्वाचक शक्ति एवं कार्य, सातवां अन्य शक्ति एवं कार्य जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला यहाँ ध्यान देना है कि देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको मैं इसलिए डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर 1 के लिए करना है। इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, मतलब जो 2021 वाले जो बच्चे उनको 3-4 मतलब हम बोल सकते हैं कि 70-80 लेक्चर तो लगेगा उनके लिए, अगर अच्छे डिटेल में करना है तो उनके लिए मैं काफ़ी बारीकियों से पढ़ाऊँगा 2021 वालों के लिए।
हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। चलिए अगला देखते हैं, संसदीय निर्नियंत्रण की अप्रभाविता, इनफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर चलना है। अगला है राज्यसभा की स्थिति। भाई देखिए, पहले तो समझ जाइए कि राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति लोकसभा की तुलना कर 3 कोणों से अध्ययन किया जाता है। जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं हो, जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हो जिसकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी है, वही लोकसभा के साथ असमान स्थिति भी होती है इनकी। पहला तो समान विधेयकों को पूरा स्थापन और उनको पारित करना, जो मतलब बराबर जो हक होता है, जिसे बोल सकते हैं बराबर का पावर होता है। और दूसरा संवैधानिक संशोधन, विधेयकों को पूरा स्थापन और उनको पारित करना है, दोनों को बराबर ऐसा हक होता है। तीसरा वित्तीय विधेयकों को पूरा स्थापन, जिनमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है। चौथा राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर इम्पीचमेंट, हम बोल सकते हैं इलेक्शन और इम्पीचमेंट। पांचवा में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में पद से हटाया जाना, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को अकेले हटाने की पहल कर सकती है। उसे राज्यसभा के विशेष बहुमत संकल्प को पारित कर लोकसभा के सामान्य बहुमत को स्वीकृति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान देना है। संसद के विशेषाधिकार, भाई देखिए ये समझ जाइए आप। पहले तो राज्यसभा के विशेष शक्तियाँ समझिए। आर्टिकल 249 के तहत यह संसद को राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल 312 के अनुसार यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि संसद के विशेषाधिकार क्या हैं। देखिए क्या है, पहले समझिए कि संसद विशेषाधिकार, विशेष अधिकार उन्मुक्तियाँ और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों, उनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। ये इनके कार्यों की स्वतंत्रता प्रभाविता के लिए आवश्यक है और इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता, महानता या फिर सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान करा सकता है। तो ये सारा चीज़ है। और फिर इसके बाद हम ये बोल सकते हैं, अगला जो है स्पेशल पावर ऑफ हो गया हमारा राज्यसभा भी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में हमने देख लिया, सुवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट भी हमें देखना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके बारे में, जैसे संसद के संप्रभुता, अभी क्या है देखिए, संसद के संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। और संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद से निहित है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ब्रिटिश के न्यायवादी एक थे, जस्टिस थे, उनका नाम था A.V. डायसी। उनके अनुसार सिद्धांत यानी इस प्रिंसिपल के 3 प्रकार हैं। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कितना प्रकार है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहली जो लोकसभा हुई थी 1952-1957, अपना कार्यकाल पूरा करने के 38 दिन पहले ही डिसॉल्व हो चुका था। दूसरी 1957-1962, 40 दिन पहले विघटित हो चुका था। देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर डिसॉल्व हुआ है ज़्यादा दिनों के लिए, वो हुआ है 1971-1977 यानी 5वीं लोकसभा में। इसका कार्यकाल 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। हालांकि लोकसभा 5 वर्ष 10 महीना 6 दिन की अवधि के लिए विघटित हो गया था, ये ध्यान दीजिएगा। और वहीं 13वां जो हुआ था 1999 और 2014 वाला, 2004 वाला, इस अपने कार्यकाल में 253 दिन पहले विघटित हो गई थी, यानी डिसॉल्व हो चुकी थी, ध्यान दीजिएगा। पहले लोकसभा जो हमारे अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। 1952-1956 में उनका निधन भी हो चुका। M.A. अयंगर जो 1956-57 में थे। दूसरी में M.A. अयंगर हो गए। तीसरी में हुकुम सिंह। चौथा में नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने 1967-69 में त्यागपत्र दिया था। और डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो 1969-71 में भी उन्होंने उसे किया। लेकिन डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो 2 बार बने, एक बार 1971-1975 में, फिर उस समय भी उन्होंने त्यागपत्र दिया था, है ना। नीलम संजीव रेड्डी फिर 6ठी लोकसभा में बने, उन्होंने भी त्यागपत्र दिया था 1970-1977 में, मतलब उसी समय काम किए थे। हालांकि 7वीं और 8वीं में दोनों में डॉक्टर बलराम जाखड़ बने 1980-85 1985-89 में, ध्यान दीजिएगा। और GMC बाल योगी यानी 12वीं और 13वीं में 1998-99 और 1999-2002 में बने, लेकिन उनके 2002 में मृत्यु हो चुकी थी। फिर सुमित्रा महाजन 16वीं थी, और आपको मालूम है अभी कौन है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें थी पार्लियामेंट को लेकर। हालांकि देखिए पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन वही आपको पढ़ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला हमारा जो है संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी ले लीजिए कि भाई एडहॉक कमेटी क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि संसद इतनी दुर्बल और अथवा भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों के प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती है। तो संसद के कार्य विविध और जटिल और बृहद हैं। तो साथ ही संसद के पास न तो पर्याप्त समय और न ही आवश्यक विशेषज्ञता,
जिसमें कि समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। तो यही कारण है कि अनेक समितियां जो हैं इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। ठीक है, अलग अलग समितियां के अलग अलग कार्य होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो पहला जो है अस्थायी समिति, यानी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, है ना। देखिए पहले समझिए, मैं इसके पहले मैं बता दूं कि एक संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष सभापति नामित करते हैं। दूसरा, जो लोकसभा अध्यक्ष सभापति के अनुसार निर्देशानुसार कार्य करती हैं। और तीसरा बोल सकते हैं कि जो अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती है। और ये भी हो सकता है कि जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है। तो ये ध्यान देना है कि अस्थायी समिति यानी कार्य की प्रकृति के आधार पर अस्थायी समितियों का निम्नलिखित 6 कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला तो 20 समितियां, जो लोक लेखा समिति को, और दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति जिसको सार्वजनिक उद्यम समिति बोलते हैं। वहीं दूसरा जो है विभागीय स्थायी समिति होता है, यानी एड हॉक कमेटी। तीसरा होता है जांच के लिए, उसमें 24 होता है, 24 जो है उसकी वर्गीकरण हो चुकी है, 24 प्रकार के उसके अंदर भी होते हैं। तीसरा, जांच के लिए गठित समितियां जो है ना, कभी कभी मान लो कुछ हो गया, जैसे आचार समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समिति, कभी कभी कोई कमेटी बैठता है ना कि इस केस को लेकर, वो एक हो गई। चौथी हो गई परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, जिसमें सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ संविधान समिति, विचारार्थ जो हम बोल सकते हैं प्रस्तुत विषयों के लिए गठन समिति, वहीं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, स्त्री सशक्तिकरण समिति, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। अगला छठा जो है, पांचवा जो हम बोल सकते हैं कि सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समिति, यानी डेली हम बोल सकते हैं ना, डेली वाली, इसमें कार्य सलाहकार समिति हो गई। दूसरा, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति। चौथा, विनियम समिति। पांचवा, सदन के बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। छठा जो है सदन समिति अथवा सेवा समिति, यानी सदस्यों को सुविधाएं अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित, जिसमें सामान्य प्रयोजन समिति आती है, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। तो सारी चीज़ें हैं। वहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि वित्तीय समितियां, जो लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति की जो मैंने बात की थी ना, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ, तब से अस्तित्व में है। और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये हमारा था। और इससे मैं देखिए, प्राक्कलन समिति जो है, इस समिति का जो उच्च सम बोल सकते हैं, 1921 में स्थापित हुई, अस्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है इसे। अगला जो विभागीय स्थायी समिति ने एड हॉक कमेटी जिसे बोलते हैं, वो लोकसभा की नियम समिति के अनुशंसाओं पर संसद में 1993 में जो है 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां गठित की गई। 2004 में ऐसी जो है 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार की समितियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। हालांकि अस्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद को अधिक उत्तरदायी बनाना है, विशेषकर वित्तीय दायित्व को। तो ये समितियां संसद के बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायता होती है। इन 24 अस्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रत्येक अस्थायी समिति में 31 सदस्य, 21 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो समिति के अलग अलग नाम है, जैसे मान लीजिए वाणिज्यिक समिति हो गया, है ना, गृह मामलों की समिति, मानव संसाधन समिति, ये सब आती नहीं है, ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इस बारे में। तो ये इसको लेकर खत्म हो गया। अगला विशेषाधिकार समिति। देखिए, लोकसभा समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा समिति में से 10 सदस्य होते हैं। इसमें आचार समिति जो है राज्यसभा में, इस समिति का गठन 1997 लोकसभा में सन 2000 में हुआ, और ये आचार संहिता लागू करती है, ये ध्यान देना है। सदन के पटल पूरा स्थापित दस्तावेजों की समिति जो थी, यह समिति 1975 में गठित हुई थी। और लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में से 10 सदस्य इसमें होते हैं। सरकारी जैसे हम बोल सकते हैं आश्वासन समिति जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अधीनस्थ विधायन समिति जो है, इसमें समझिए दोनों सदनों में से जो मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, इसमें इसका गठन 1953 में हुआ था। महिला सशक्तिकरण समिति 1997 में गठित हुई, 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। नियम समिति 15 सदस्य होते हैं इसमें, है ना, राज्यसभा से 16 सदस्य होते हैं। इसके सभापति, इसके पदन अध्यक्ष होते हैं। सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति जो होती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, ध्यान देना है। और एक होता है लाभ के पदों पर संयुक्त समिति, इसमें से 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा 5 राज्यसभा से होते हैं।
और कार्य सलाहकार समिति यानी 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा जो समाज समिति से 10 सदस्य होते हैं इसमें। आवास समिति में 12 सदस्य होते हैं लोकसभा से, है ना। और निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों की जो समिति है इसमें 15 सदस्य होते हैं। पुस्तकालय समिति में 9 सदस्य, जो 6 लोकसभा से 3 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित जो संयुक्त होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब बना था उस समय। और 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से होते हैं इसमें। तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं। अगला जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आती है, वो मैं उसके बारे में बताता हूँ। पार्लियामेंट्री फॉरम। ये भाई पार्लियामेंट्री फॉरम क्या है? देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि 2005 में पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण और प्रबंधन पर गठित हुआ। इसके साथ अन्य फोरम भी गठित हुए। वर्तमान में 8 संसदीय फोरम कार्यरत हैं। जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय फोरम 2005 में, विवाह पर संसदीय फोरम 2006 पर, बच्चों पर संसदीय फोरम एक हुई थी 2006 पर, हम बोल सकते हैं। जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम 2008 में आया। भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम 2008 में आया, यानी क्लाइमेट वाला। और आपदा प्रबंधन संसदीय फोरम 2011। शिल्पकारों दस्तकारों पर संसदीय फोरम 2013 आया। और सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम 2013 आया। ये सारी चीज़ें हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जो ये सब तो मैं बोल सकता हूँ CSE के लिए है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ। अगला है जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट्री ग्रुप, लेकिन ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अगली जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला है। तो पहले मैं बता दूँ आपको, तो हमारा जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, ये इससे CAPF के एग्जामिनेशन में बहुत सारी क्वेश्चन आती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ढीला ही, यानी इसमें काफ़ी हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि केयरफुल तरीके से इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर वास्तव में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। कुछ कुछ इसको सर्वोत्तम न्यायालय भी बोलते हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय, देखिए अमेरिकी संविधान के विपरीत, समझना इस बात को, अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय है। तो एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जो हैं कि जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय हो गया या अन्य अधीनस्थ न्यायालय हो गई। तो न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और ये केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। और दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था यानी डायरेक्ची है। तो एक जिसे हम बोल सकते हैं केंद्र के लिए तथा दूसरे राज्यों के लिए संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। तो भारत भी जो है, आपको समझना इस बात को कि भारत भी अमेरिका की तरह ही संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधेय न्याय की एक प्रणाली है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। तो उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, ध्यान दीजिएगा। और जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद के 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद में उनके विनियम के लिए अधिकृत है। उच्चतम न्यायालय का गठन इस समय उच्चतम न्यायालय के 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 न्यायाधीश हैं। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। और यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जो हम बोल सकते हैं न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या निश्चित है। और 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की। 1960 में 13, फिर वही 1977 में 17 और फिर 1986 में 25 किया। तो न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही करता है। तो इस तरह अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श बहुत जरूरी होता है। परामर्श पे अगर विवाद की जाए तो उपरोक्त जितने भी हम लोगों ने बात की अभी, परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी गए हैं। जैसे कि प्रथम न्यायाधीश जो मामला हुआ था, फर्स्ट जजेस केस 1982 में यानी 1982 में, न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं और अन्य विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामला था 1993 में,
न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इस तरह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से सलाह अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद होगा और या फिर उसके बाद करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपके लिए मैं मानता हूँ कि कुछ एग्जाम में पूछा आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसी तरह जो तीसरा जो मामला हुआ था न्यायाधीश मामला 1998 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय न्यायालय ने मत दिया था कि परामर्श प्रक्रिया को प्रमुख न्यायाधीश द्वारा बहुसंख्यक न्यायाधीशों के विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। उसे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सलाह करनी चाहिए। इनमें से अगर 2 का मत भी पक्ष नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह भेजी गई सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वहीं जो 99 यानी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जो हुआ था और न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली यानी सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे हम बोल सकते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया है। हालांकि वर्ष 2015 में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और कर दिया है, हम बोल सकते हैं। परिणामतः पुरानी कॉलेजियम प्रणाली पुनः कार्यरत हो गई है और सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णय 4th जजेज केस 2015 में जो हुआ था उसमें आया और न्यायालय ने विचार केंद्र आर्थिक प्रणाली NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित जो है करेगी अगर ऐसा आता है, जो ऐसा हुआ है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात मैं करूं तो 1950 से 1973 तक व्यवहार में कहा गया था यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था को 1973 में जब हनन हुआ तब जो AN राय थे उनको 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा से ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। दोबारा 1977 में MU बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार इस निर्णय के स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामलों 1993 में कम किया और इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। वह न्यायाधीशों की अर्हताएं की अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के न्यायाधीश होना चाहिए और उसे उच्च न्यायालय या फिर विभिन्न न्यायालयों से मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो शपथ या प्रतिज्ञान क्या इन लोग का ओथ होता है और प्रॉमिस होता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के नियुक्ति न्यायाधीश को अपने कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के सामने निम्नलिखित शपथ लेनी होगी। जैसे कि मैं भारत के संविधान के प्रति, इसमें इतना जानना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट वही में हम लोग पढ़ेंगे। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है ना, वो समझ जाइएगा। उच्चतम न्यायालय संविधान में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 उपबंध बनाए गए हैं। जैसे वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न को उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है और आज संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाना का अगर यानी हटाने की बात की जाए तो राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो और इस आदेश के संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन के कुल सदस्य का बहुमत या सदन की उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। हालांकि न्यायाधीश जांच अधिनियम जो हुआ था 1968 में 1968 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया उपबंध करता है। जैसे कि मान लीजिए निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में और 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाना चाहिए। दूसरा, अध्यक्ष सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं और या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। तीसरा, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष सभापति की इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। चौथा, समिति में शामिल होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रतिष्ठित न्यायावादी होना चाहिए।
यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है सॉरी फॉर दैट, तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। वहीं छठा जो है, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। ये रोचक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का अभी तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, न या महाभियोग लगाया गया, नहीं पद से हटाया गया है। पहला और एकमात्र इम्पीचमेंट का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी जो 1991-93 का है। हालांकि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, पर उन पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया जा सका क्योंकि वो लोकसभा से पारित नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई। वेतन और भत्ते में आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश या फिर पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके हम बोल सकते हैं कि कम किया जा सकता है। 2009 में मुख्य न्यायाधीश का जो है वेतन प्रतिमाह 33,000 था, उससे बढ़कर 1 लाख प्रतिमाह हो गया। अन्य का 30,000 है लेकिन बढ़कर 90,000 हो गया। इसमें उनकी चिकित्सा कार्य, टेलीफोन आदि भी मिलती हैं। निःशुल्क आवास का सेवा है। और जो मुख्य न्यायाधीश को रिजाइन दे दिया है, जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, या फिर अन्य न्यायाधीश के पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये क्या है भाई? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो, तब ऐसा हो सकता है। तदर्थ न्यायाधीश कौन होता है भाई? जब कभी फॉर्म पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इस पद पर नियुक्ति व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता होनी चाहिए। न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अपने दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दायित्व को ज़्यादा वरीयता देनी होगी। इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के न्याय निर्णयत या फिर शक्तियाँ, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस जैसा बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी समय भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है और वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णयन शक्तियों, विशेष अधिकारों यानी हम बोल सकते हैं उसका अधिकारी होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अगला आपको देखना है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है। देखिए, संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। इसका अर्थ है कि कोई भी न्यायालय न तो राष्ट्रपति और नहीं कि मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दे सकता है कि उच्चतम न्यायालय का पीठ कहीं और स्थापित किया जाए। उच्चतम न्यायालय की जो प्रक्रिया है, देखिए, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों और संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है। न्यायाधीशों के पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा निर्णित किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों को पीठ करती है और फैसले खुले न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता जो है, भारतीय लोकतांत्रिक और राज पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। इस तरह से प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता का अधिकार काफ़ी अहम है, यह ध्यान दीजिएगा। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, निष्पक्ष और कार्य कारण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं। पहला, की नियुक्ति का तरीका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कैबिनेट न्यायिक सदस्यों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के हम बोल सकते हैं न्यायाधीश के सलाह से कराते हैं। यह व्यवस्था कार्यकारिणी के पश्चात कटौती करती है एवं सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति के आधार पर नहीं होती और राजनीति पर आधारित नहीं है। कार्यकाल की सुरक्षा यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उनका कार्यकाल उसकी दया पर निर्भर नहीं है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। अगला है निश्चित सेवा शर्तें। वही चीज़ आपको समझना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश जो भी है वो संसद द्वारा समय समय पर इसको ये किया जाता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है, अमेंड किया जाता है। अगला संचित निधि व्यय जो है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यकालीन व्यय, वेतन एवं पेंशन
एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः ये संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता है, हालांकि चर्चा किया जा सकता है। न्यायाधीशों की आचरण पर बहस नहीं हो सकती है कभी भी संसद में, और ये महाभियोग के अतिरिक्त इम्पीचमेंट के अलावा कभी भी संसद में इस पर जो है बातचीत नहीं हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लग जाता है सारे जजेज का। तो न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय में प्राधिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, न ही स्वतंत्रता है। ऐसा यह कि सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वो निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखें। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है और उसके अवमानना करे। इसका तात्पर्य है कि इसके कार्य एवं फैसलों की किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। वो अपने प्राधिकार, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है इनको। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है और उनकी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्रों की शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, हालांकि संसद में इसे वृद्धि कर सकती है। संसद इसमें वृद्धि कर सकती है, घटा नहीं सकती है। कार्यपालिका से इसको पृथक किया गया। संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोकसभाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। इसका मतलब कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियों पर रखने का अधिकार नहीं है। तदनुसार इसके कार्यान्वयन के उपरांत कार्यकारी प्राधिकारियों की न्यायिक प्रशासन में भूमिका समाप्त हो गई। उच्चतम न्यायालय के शक्तियों क्षेत्राधिकार की अगर बात की जाए तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के व्यापक शक्तियों क्षेत्राधिकार को उल्लेखित किया गया। हालांकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा तरह यह न केवल संघीय न्यायालय बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बोल सकते ब्रिटिश संसद के उच्च सदन की तरह अपील का अंतिम न्यायालय, बल्कि संविधान और भारत के नागरिकों अधिकारों का व्याख्याता और गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री और सर्वशक्ति है ना। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों न्याय क्षेत्र जो है अलग अलग तरीके से बांटी गई, जैसे मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलोकों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अन्य शक्तियाँ। मूल्य क्षेत्राधिकार क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिए कि उच्चतम न्यायालय के भारतीय संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो केंद्र व एक या अधिक राज्य के बीच में हो, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसे बोलते हैं ना वो, और केंद्र और कोई और राज्यों के तरह एक तरफ होना, एवं एक या अधिक राज्यों को दूसरी तरफ होना। तीसरा जो मामला है, दो या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई मामला हो तो उसमें ये अपना क्षेत्राधिकार जमा सकता है। तो इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। कुछ चीज़ें नहीं है जो इनके अंदर नहीं आती। पहला तो कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रस्तावित सनद या अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। कोई ऐसा विवाद जो संधि, समझौते आदि को बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर व्यवस्थाओं के संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अगला अंतर्राज्यीय जल विवाद है ना, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला जो है, इसमें इनका कोई हक नहीं है। वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले जो हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच कुछ खर्चों एवं पेंशन का समझौता, केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। तो 1961 में एक मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया। लेकिन राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खाद्यान्न क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया। तो सारी चीज़ें थी। वहीं अगला है जो न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों को रक्षक और गारंटर के रूप में स्थापित किया। तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा आदि पर न्यायाधीश जारी का विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। वहीं अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसे कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जिसे बोलते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह, बल्कि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है। जो अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय की निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित हम बोल सकते हैं 4 शीर्षों में बांटा भी गया। जैसे पहला, संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो संवैधानिक मामले वाला जो अपील है, उसमें संवैधानिक मामले में उच्चतम न्यायालय जो हम बोल सकते हैं में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। यानी जो होता है ना, उसमें यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे तो मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है, जिसमें बोल सकते हैं कि संविधान के व्याख्या निहित है और अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला जो है दीवानी मामला, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे। जैसे पहला मामला क्या होगा, मामला सामान्य महत्व को पूरक प्रश्न पर आधारित है, ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। तो मूलतः 20,000 रुपये तक दीवानी मामले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया है। क्रिमिनल जो मामला है, ऑफेंस वाला जो मामला, आपराधिक मामला, उसमें उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों को फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि वो उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दी हो। किसी अधीनस्थ न्यायालय ने मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया हो, उसे सजाए मौत दी हो। यह प्रमाणित करेगी संविधान जो है बोल सकते हैं कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। तो पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आती है। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय का आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील भी हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो या उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा सुनाई हो, स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो, आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सज़ा सुनाई हो, या इस तरह उच्चतम न्यायालय का अपीलीय न्याय क्षेत्र सभी दीवानियों आपराधिक मामलों में विस्तारित है, जहां भारत के संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय से अपने अपीलों पर क्षेत्राधिकार था। परंतु जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, वर्णित उच्चतम न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आता हो। विशेष अनुमति द्वारा अपील की अगर मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो, है ना। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे। और फैसला किसी न्यायालय या पंचायतों जैसे हम बोल सकते हैं ना, तो संबंधित सिवा इसके अलावा सैन्य अदालतों के अलावा हो। तो इस में 4 बिंदु हैं। पहला कि यह विवेकानुसार शक्ति है, इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। वहीं किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम। ये किसी मामले में संबंधित हो सकता है, जैसे संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील। इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय को खिलाफ ही जरूरी नहीं है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर। हालांकि इस चीज़ का ध्यान देना है। अगला है सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए संविधान आर्टिकल 143 यानी 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, और दूसरा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता पर, संविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। तो अब तक 2013 राष्ट्रपति द्वारा अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जो कि परामर्शक क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले संदर्भित किए गए हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। पहला तो दिल्ली विधि अधिनियम बोला होगा, दिल्ली लॉ एक्ट 1951 में। दूसरा केरल शिक्षा विधेयक वाला हो गया 1958 में। बेरोबरी संघ 1960, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1963, विधायिका के विशेष अधिकार से संबंधित केशव सिंह जो मामला हुआ था 1966, राष्ट्रपति चुनाव 1974 में, विशेष न्यायालय विधेयक जिसे हम बोल सकते हैं विधेयक जो 1978 में, और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम 1982 में, कावेरी एवं जल विवाद अधिकार 1992 में, राम जन्मभूमि मामला जो 1993 में हुआ था, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया 1958 में, प्राकृतिक गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित विषयों पर केंद्र एवं राज्यों की विधायी सक्षमता 2001 में, है ना। तो चुनाव आयोग को गुजरात विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के निर्णय की संवैधानिक वैधता 2002 में जो हुआ था। पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधी अधिनियम जो पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो बना था 2004 में। 2G स्पेक्ट्रम मामले में आया निर्णय तथा प्राकृतिक संसाधनों के सभी क्षेत्रों में नीलामी को बाध्यकारी बनाया जाना 2012 में जो हुआ था। अगला अभिलेख का न्यायालय। देखिए ये बहुत लंबा है, इसमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। देखिए उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं थी। इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर विधायी या कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अन्य शक्तियां जो हैं कुछ है, जैसे ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। इस संबंध में मूल विशेषज्ञ अंतिम व्यवस्थापक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। ये सारी चीज़ें हैं। उच्चतम न्यायालय की दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ध्यान देना, यदि ये उन्हें दुर्व्यवहार को दोषी पाता है तो राष्ट्रपति जो उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता जो है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बारे में से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। पहला भारतीय उच्चतम न्यायालय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय। देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप हमारा जो मामला उस पर समझिए।
उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता की। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। तो न्यायालय ऐसी किसी भी अधिवक्ता जो इसकी नज़र में ख्यात विधिवेता हो और कानूनी मामलों में पारंगत हो, संविधान को विशेष ज्ञान रखता हो तथा बार की सदस्यता प्राप्त हो, उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है ना। और उसकी सहमति से मैंने बता दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता बिना अधिवक्ता ज्ञान रिकॉर्ड के बिना बहस में उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसी अधिवक्ता किसी अधीनस्थ न्यायालय या हम यूँ बोल सकते हैं कि न्यायाधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ के पेश नहीं हो सकता है। और प्रार्थना और समर्थ पत्र के संबंध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। भारत में किसी न्यायालय अधिकारण में कोई सामान्य प्रारूप कोई कार्य जो हम बोल सकते हैं, है ना, प्रारूप कार्य सलाह साक्ष्य लेने या फिर किसी प्रकार का प्रसारूप कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। परंतु यह निश्चित किसी कनिष्ठ के साथ परामर्श में ऐसे किसी मामले को निपटान से संबंधित नहीं है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला जो मामला था, इसमें समझिए कि केवल इस प्रकार का अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के रिकॉर्ड पेश कर सकता है और अपील फाइन कर सकता है। ये किसी पार्टी और उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकता है। अन्य अधिवक्ता जो हैं, जैसे ये वैसे अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है। ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं तथा बहस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है। एक ध्यान देना है कि आर्टिकल 144 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन से संबंधित है। आर्टिकल 124 ये मैं डिस्कस करूंगा, आर्टिकल वाला मैटर, इसको अभी छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला जुडिशियल रिव्यू है, ये पेपर 2 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मामलों पर डिस्कस कर लूँगा पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए। अगला जो है आई थिंक न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविटीज़, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। पेपर 2 वाला ही मामला है ये, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेपर 2 का ही है ये। हाँ, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी मुझे लगता है कि आज का वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।